अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को बहुत डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम्स बना रखी हैं। इन डायग्राम्स की हेल्प से हम अंडरस्टैंड करेंगे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को। यहाँ पर ये डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने ड्रा कर रखा है, ठीक है। और इसी डाइजेस्टिव सिस्टम को मैंने ज़रा अलग तरीके से भी ड्रा कर रखा है ताकि हमें चीज़ें समझने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहले तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन है क्या चीज़, यानी आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस लेक्चर से। डाइजेशन आप यूं समझ लीजिए कि कोई लार्ज मॉलिक्यूल है, उसको उसके सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स में डिवाइड करना या तोड़ने के नाम को डाइजेशन कहा जाता है। यानी कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीसैकेराइड की फॉर्म में यूजुअली एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको मोनोसैकेराइड की फॉर्म में तोड़ देना डाइजेशन का प्रोसेस है। और जो मोनोसैकेराइड्स बने हैं यानी सिंपलेस्ट शुगर्स जो बने हैं, उन्हें ब्लड में शामिल करने के प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। यही चीज़ हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि कैसे कार्बोहाइड्रेट्स अपने सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं और वो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स कैसे ब्लड के अंदर शामिल होते हैं। क्लियर हो गया? ये आ गया डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये माउथ पार्ट आ गया, फिर ईसोफेगस, फिर स्टोमक, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को हम डिस्कस नहीं करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। यहाँ तक हम डिटेल से स्टडी करेंगे। इस डायग्राम को ज़रा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ शुरू में ही। ये हमारी समझ लें कि बक्कल कैविटी है, यानी ये हमारा माउथ है, ठीक है। माउथ के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। फिर माउथ से हम फूड जो है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टोमक में आता है। ये स्टोमक का एरिया है, ठीक है। फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज़्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस इसी एरिया में और होता है, ठीक है। और इसमें कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, उनका भी रोल होता है। लिवर जिसके अंदर गॉल ब्लैडर होता है, और ये पेनक्रियास आ गया जो कि डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करता है, राइट। ओके। फिर यहाँ पर ये हमारे पास सेल है जिसके अंदर जो सिंपलेस्ट शुगर्स जो बनेंगे डाइजेशन के नतीजे में वो एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। और फिर इस सेल से ट्रांसफ़र हो जाते हैं इनटू ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। और ब्लड के ज़रिए बॉडी के जिस हिस्से में ग्लूकोज वगैरह की ज़रूरत होती है एनर्जी के लिए, वहाँ पर एनर्जी के लिए यूज़ हो जाता है, या फिर सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस और डिफरेंट बाकी जो फंक्शन होते हैं, ग्लाइकोजन की स्टोरेज, उसके लिए डिफरेंटली यूज़ किया जाता है। ब्लड में शामिल हो गया तो पूरी बॉडी के अंदर जहाँ पर भी उस मॉलिक्यूल की नीड है वो पहुँच जाएगा। क्लियर हो गया? चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारा माउथ एरिया आ गया, ठीक है। अब हम जब कार्बोहाइड्रेट्स को ईट करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स को डिफरेंट फॉर्म में ईट करते हैं, या कार्बोहाइड्रेट्स को हम प्लांट से लेंगे, और ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। यानी जो जितनी भी वेजिटेबल्स हम खाते हैं, ट्यूबर्स वगैरह, आलू वगैरह हो गए, फिर रोटी वगैरह, ये सारे क्या हैं, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं। फ्रूट्स के अंदर भी होते हैं। और जब हम गोश्त वगैरह खाते हैं, डेफिनेटली हम मोस्टली कह रहे होते हैं कि प्रोटीन, बट गोश्त के अंदर भी कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होते हैं। एक्चुअल में होता ऐसे है कि जब हम फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जब ग्लूकोज चला गया तो ग्लूकोज यूज़ होता है हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो हमारी बॉडी ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करती है लिवर के अंदर और मसल सेल्स के अंदर। तो जब हम गोश्त खाते हैं तो बेसिकली उन मसल सेल्स के अंदर स्टोर ग्लाइकोजन को भी ईट कर रहे होते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की एक टाइप है, राइट। ओके। अब इसे ज़रा डिटेल से समझने से पहले कुछ थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन मैं आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में दे देता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है: पॉलीसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड मोनोसैकेराइड्स। होपफुली आपको इनके बारे में पता भी होगा, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा डिटेल में बायोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस होती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हम टच कर लेते हैं। पॉलीसैकेराइड्स, सैकेराइड्स बोलते हैं शुगर। तो शुगर के बहुत सारे यूनिट्स जब आपस में मिलते हैं तो एक लॉन्ग चेन कार्बोहाइड्रेट बनता है जिसे पॉलीसैकेराइड कहा जाता है। ओलिगोसैकेराइड को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि 2 से ज़्यादा जब शुगर यूनिट आपस में मिलते हैं, अप टू 10, यानी 2 से 10 तक के जो यूनिट्स होते हैं शुगर के, वो ओलिगोसैकेराइड्स कैटेगरी के अंदर आते हैं। और फिर डाइसैकेराइड्स, 2 शुगर की यूनिट्स को डाइसैकेराइड्स कहा जाता है। इसमें हमारे पास एग्जांपल लैक्टोज की आ जाती है, फिर माल्टोज की आ जाती है, और सुक्रोज की आ जाती है, ठीक है। और फिर सबसे जो स्मॉलेस्ट या सिंपलेस्ट यूनिट हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, उन्हें मोनोसैकेराइड्स कहा जाता है, जो ग्लूकोज होता है, ग्लैक्टोज होता है और फ्रक्टोज होता है। एक्चुअल में हमारी बॉडी जो है सिर्फ मोनोसैकेराइड्स को ही एब्जॉर्ब कर पाती है, यानी ये जो सेल मैंने ड्रा कर रखा है इसके अंदर सिर्फ मोनोसैकेराइड्स एंटर कर पाएंगे और यहाँ से मोनोसैकेराइड्स ब्लड में शामिल हो पाएंगे। तो एक्चुअल में हमें मोनोसैकेराइड्स चाहिए हमारे
स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ताकि हम एब्जॉर्ब कर सकें इन मोनोसेकेराइड्स को। ठीक है, सो डाइसेकेराइड्स को भी हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, और ये तो डेफिनेटली बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। तो मेन मोटिव ये है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हम इन ग्रुप्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, इनको तोड़ना है इवेंचुअली इनटू मोनोसेकेराइड्स, और ताकि मोनोसेकेराइड फिर हम एब्जॉर्ब कर पाएंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, ये तो ग्रुपिंग आ गई कार्बोहाइड्रेट्स की। जब हम फूड खा रहे होते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स डिफरेंट फॉर्म में हम ले रहे होते हैं। जैसे कि प्लांट से जब हम फूड लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, तो उसमें सेलुलोज की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स पड़े होते हैं, स्टार्च की फॉर्म में पड़े होते हैं, एनिमल से लेते हैं तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होते हैं। ये जितनी भी फॉर्म्स यहाँ पर मैंने डिस्कस की हैं, ये पॉलीसेकेराइड ग्रुपिंग के अंदर आती हैं, कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। आल दो बाज़ औक़ात हम डाइसेकेराइड्स और ओलिगोसेकेराइड्स को भी इंटेक कर रहे होते हैं फूड के अंदर। जैसे टेबल शुगर होती है ना, वो डाइसेकेराइड है। ठीक है, फिर हनी के अंदर डाइसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं। फिर आप फ्रूट्स को अगर देखें तो उनके अंदर भी डाइसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं। सो एक्चुअल में हम जब कार्बोहाइड्रेट्स को ईट कर रहे हैं, उसमें डाइसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड, ये सारी फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं। लेकिन हमारा फोकस होगा पॉलीसेकेराइड्स के ऊपर, क्योंकि हमने ब्रेक डाउन करवानी है। डाइसेकेराइड की ब्रेक डाउन यहाँ पर होगी इंटेस्टाइन के अंदर जाकर। मोनोसेकेराइड की ब्रेक डाउन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स को ब्रेक करना है, डाइजेस्ट करना है। सो पॉलीसेकेराइड की कुछ एग्जांपल्स हमने स्टडी की जो हम ईट करते हैं। जैसे कि जब हम प्लांट को ईट करते हैं तो उसके अंदर सेलुलोज और स्टार्च हम ईट कर रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट की ऐसी फॉर्म में जो पॉलीसेकेराइड है। फिर एनिमल गोश्त वगैरह को हम खा रहे हैं तो उसमें कुछ अमाउंट ग्लाइकोजन की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट की स्टोर होती है, जो कि अगेन पॉलीसेकेराइड है। क्लियर हो गया? बहुत डिटेल से हर चीज मैं आपको समझा रहा हूं। ओके, अब हमारी बॉडी क्या करती है, स्टार्च और ग्लाइकोजन को ब्रेक कर सकती है, लेकिन सेलुलोज को ब्रेक नहीं कर सकती, तोड़ नहीं सकती। यानी हमारी बॉडी के अंदर ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं है जो सेलुलोज को तोड़ सकें। तो इसका मतलब है सेलुलोज हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट भी नहीं हो पाएगा और एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाएगा। तो इसका फायदा क्या है? वेल, सेलुलोज जो है ये एक किस्म का डाइटरी फाइबर है। तो फाइबर का वर्ड तो आपने सुन रखा होगा। फाइबर क्या होता है? ऐसा मटेरियल होता है जो आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, लेकिन आपके स्टूल्स को वो नरम बनाने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जब डाइजेस्ट नहीं होता तो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये वाटर को रिटेन रखता है और आपके स्टूल्स हार्ड नहीं होते और आप अच्छे से पखाना कर पाते हैं। तो इसकी अपनी बहुत इंपॉर्टेंस है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, सेलुलोज क्या है? ये एक डाइटरी फाइबर है। डाइटरी फाइबर, यानी इसे हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। क्यों नहीं डाइजेस्ट कर पाती, ये अभी हम जब केमिकल नेचर को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, सो अभी थोड़ा सा डिटेल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं ग्लूकोज के बारे में, क्योंकि स्टार्च और ग्लाइकोजन और सेलुलोज बेसिकली ग्लूकोज के बहुत सारे यूनिट से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, सो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल हम देखते हैं, ये 6 कार्बन रिंग वाला मॉलिक्यूल होता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ऑक्सीजन एलिमेंट आ जाता है। ठीक है, इस किस्म का ये मॉलिक्यूल होता है। यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट होता है, सो इसे नंबरिंग दी जाती है। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6 को इस तरीके से ऊपर करके लिखा जाता है। ये हमारे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आ गया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि स्टार्च और ग्लाइकोजन के अंदर ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बहुत सारे आपस में अरेंज होते हैं। सेलुलोज के अंदर ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल स्ट्रेट चेन में अरेंज होते हैं, यानी एक स्ट्रेट ब्रांचेस नहीं होती, स्ट्रेट लाइन में अरेंज होते हैं। जबकि स्टार्च और ग्लाइकोजन के अंदर आपको ब्रांचेस देखने को मिलती हैं। और स्टार्च है क्या चीज़? बेसिकली प्लांट का स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज स्टार्च कहलाता है, और ग्लाइकोजन क्या है? एनिमल के अंदर स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन कहा जाता है। और सेलुलोज प्लांट की सेल वाल के अंदर प्रेजेंट होती है, और सेल वाल का बहुत बड़ा एरिया होता है, आपको पता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जब हम प्लांट को ईट कर रहे हैं तो सेल वाल को भी ईट कर रहे हैं, सेल वाल के अंदर सेलुलोज है। तो बहुत ज़्यादा मिकदार में सेलुलोज भी प्रेजेंट होता है। अच्छा, स्टार्च और ग्लाइकोजन में डिफरेंस क्या होता है? स्टार्च के अंदर ब्रांचेस थोड़ी कम होती हैं और ग्लाइकोजन के अंदर ब्रांचेस कंपेयर टू स्टार्च ज़्यादा होती हैं। स्टार्च की भी फर्दर कुछ टाइप्स होती हैं, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज जरा स्ट्रेट चेन होता है और एमाइलोपेक्टिन के अंदर ब्रांचेस होती हैं, बट उस तरफ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते क्योंकि वो बायोकेमिस्ट्री में ये चीज़ें डिस्कस होती हैं। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन अभी मैं आपको बताऊंगा ये थोड़ी समझनी ज़रूरी है। सो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, बट वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनता है ये देख लेते हैं। ये आ गया हमारे पास ऑक्सीजन,
ये 6 कार्बन रिंग आ गई, ठीक है। और ये मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल के साथ इस तरीके से जुड़ता है, और दूसरा मालिक्यूल भी यहां पर मैं ड्रा कर देता हूं, ये, ठीक है। अब ये दो मालिक्यूल्स जिस बॉन्ड से जुड़े हैं उसको समझिएगा। यहां पर कार्बन नंबर 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4, 5 एंड 6, ठीक है। यहां पर भी गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अगर आप गौर करें तो ये जो बॉन्ड बना है ये कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4 के दरमियान बना है, यानी इस मालिक्यूल के कार्बन नंबर 1 के साथ बना है, इस मालिक्यूल के कार्बन नंबर 4 के दरमियान बना है। सो इस बॉन्ड को हम स्पेसिफिकली लिखते हैं अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस बॉन्ड की इंफॉर्मेशन बताना जरूरी है, ये अभी आपको समझ आ जाएगी। ये आ गया अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब मैंने आपको बताया कि स्टार्च और ग्लाइकोजन के अंदर ब्रांचेस भी प्रेजेंट होती हैं। सो ब्रांचेस के अंदर जो बॉन्ड होते हैं उसी भी जरा देख लेते हैं। यहां पर जरा मैं सिंपली बना रहा हूं, ठीक है। आप ठीक है। अब यहां पर मैं एक ब्रांच ऐड करता हूं, यहां पर लेट्स से इसके साथ मैं ब्रांच ऐड कर देता हूं। यहां पर ये कार्बन नंबर 6 आ गया, और यहां पर अब इस बॉन्ड को देखिएगा, इसे मैं जरा लिख लेता हूं। ये हमारे पास आ गया ऑक्सीजन, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये कार्बन नंबर 6 के साथ यहाँ पर ये ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पर कार्बन नंबर 1 आ गया, 2 3 4 5 एंड यहाँ पर मैंने 5 रिंग बनाया है बाहर, यहाँ पर ये 6 आ गया, ठीक है। इस तरीके से बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 के दरमियान बॉन्ड बना है। सो जो ब्रांच वाला बॉन्ड है वो क्या है, अल्फा 1 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। क्लियर हो गया। सो ये वाला बॉन्ड है, ठीक है। अच्छा, तो अब ये बॉन्ड कैसे बने हैं ये आपको समझ आ गई कि जो ग्लूकोज में जो पॉलीसैकेराइड में जो स्ट्रेट चेन है स्टार्च और ग्लाइकोजन में, वो अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से बनी है, और ये जो ब्रांच निकली है ये 1 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से बनी है। अब ये ब्रांच में सिर्फ एक ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल नहीं होता है, इसके आगे और भी होते हैं, वो अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं, बट जहां से ब्रांच जनरेट होती है, स्टार्ट होती है, वहां पर अल्फा 1 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ठीक है। अब हमारी बॉडी के अंदर ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं जो ये वाले बॉन्ड्स को तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये बताने का मकसद ये है कि आपको सेलुलोज की समझ आ जाए। सेलुलोज के अंदर जो बॉन्ड बनता है वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो सेलुलोज का केस मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ये एक मॉलिक्यूल आ गया, इसमें जो बॉन्ड बना है इसकी डायरेक्शन अगर आप नोट करें तो मैंने ऊपर की तरफ बनाई है। यहाँ पर डायरेक्शन इस नीचे की तरफ है, यहाँ पर डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये होता है बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर हो गया। और ये किसके अंदर आपको देखने को मिलता है, सेलुलोज के अंदर। सो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता। क्लियर हो गया। ओके, ये इंफॉर्मेशन हमने ले ली। अब हम देखते हैं कि माउथ के अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट्स को डाल दिया, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चबाते हैं दांतों की वजह से, जिसे मैकेनिकल ब्रेकडाउन बोलते हैं, ठीक है। सो मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड हम करते हैं। फिर उस मैकेनिकल ब्रेकडाउन के साथ साथ ही हमारे मुंह के अंदर सलाइवा जनरेट हो रहा है। सलाइवा कहाँ से आता है, हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, सलाइवा सिक्रीट करते हैं, राइट। अच्छा, इस सलाइवा के साथ सलाइवा का मेन फंक्शन तो ये है ना कि हमारे मुंह के अंदर जो लुकमा है उसे तर किया जाए, ठीक है, और नरम बनाने में हेल्प करता है सलाइवा, और मिक्सिंग अच्छे से होती है और निगलने में हेल्प करता है। डिफरेंट फंक्शन होते हैं। बट सलाइवा के अंदर हमारे मुंह से ही सलाइवरी ग्लैंड में एमाइलेज एंजाइम भी होता है, एमाइलेज एंजाइम भी सिक्रीट होता है, ठीक है। अब ये जो एमाइलेज एंजाइम है इसे आप ऐसे कह सकते हैं कि एक किस्म की ये कैंची है, ठीक है, यानी एक एंजाइम है जो क्या करता है, पॉलीसैकेराइड की लॉन्ग चेन्स को तोड़ सकता है, इस तरीके से तोड़ सकता है, कट कर सकता है।
तो इसका मतलब है कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का प्रोसेस हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। और मुंह से कैसे स्टार्ट होता है कि हमारे मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड से एमाइलेज एंजाइम सिक्रीट होता है और ये एंजाइम क्या करता है, हमारे मुंह में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन शुरू कर देता है। ठीक है, अब ये जो एंजाइम होता है ये थोड़ा स्पेसिफिक होता है। कैसे स्पेसिफिक होता है कि ये अल्फा एमाइलेज है, तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ अल्फा बॉन्ड्स को तोड़ पाएगा। और कार्बोहाइड्रेट्स में अल्फा बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। सो इन बॉन्ड्स को ये तोड़ सकता है, जबकि ये जो बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है इसको नहीं तोड़ पाता, क्योंकि ये बीटा एमाइलेज नहीं है। तो होपफुली यहां तक आपको समझ आ चुकी होगी कि हमारे मुंह के अंदर स्टार्च और ग्लाइकोजन के टूटने का प्रोसेस यानी पॉलीसैकेराइड्स को तोड़ने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब क्योंकि मुंह के अंदर हम फूड को इतनी देर तक छोड़ते नहीं हैं, इसलिए होता क्या है कि हम इसे जल्दी निगल लेते हैं। सो इस एंजाइम को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता ज़्यादा ब्रेकडाउन करने के लिए। सो थोड़ी बहुत ब्रेकडाउन हो चुकी है, अब वो जो फूड है वो आगे बढ़ चुका है, पॉलीसैकेराइड के मॉलिक्यूल्स आगे बढ़ चुके हैं। तो सिंपली मैं आपको ज़रा समझाने के लिए ऐसे ड्रा कर देता हूँ। ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये एक पॉलीसैकेराइड है लेट्स से, और इसमें कुछ ब्रांचेस भी अटैच हैं, 2 ब्रांचेस अटैच कर देता हूँ मैं। ठीक है, सो इस एंजाइम ने क्या किया, यहां से आकर इस मॉलिक्यूल को तोड़ दिया। बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन का टाइम नहीं मिला, तो पॉलीसैकेराइड को छोटे पॉलीसैकेराइड्स में, एक लंबे पॉलीसैकेराइड को छोटे पॉलीसैकेराइड्स में या ओलिगोसैकेराइड्स में इसने तोड़ दिया है। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल चले जाएंगे स्टोमक के अंदर। ठीक है, ये हमारा स्टोमक आ गया, माउथ से ये ईसोफेगस से होते हुए स्टोमक में आते हैं। स्टोमक के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन नहीं होती। ठीक है, ये आपने याद रखना है। हालांकि हम सोचते हैं कि स्टोमक के अंदर एसिड है और ज़्यादा डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टोमक के अंदर होगी, बट ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि डाइजेशन का प्रोसेस ज़्यादातर एंजाइम्स कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एंजाइम एमाइलेज एंजाइम जो है, ये वाला जो एंजाइम है, ये एसिडिक एनवायरनमेंट में वर्क नहीं कर पाता। आपको पता है एंजाइम्स को स्पेसिफिक पीएच चाहिए होती है फंक्शन करने के लिए। सो एमाइलेज एंजाइम की जो स्पेसिफिक पीएच है वो है 7 to 8। अब माउथ स्टोमक के अंदर जो पीएच है वो बहुत कम होती है, 2 के करीब या 2 से भी कम होती है। ठीक है, सो उस पीएच के अंदर एमाइलेज एंजाइम फंक्शन नहीं कर पाता, इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन स्टोमक के अंदर हमें देखने को नहीं मिलती। लेकिन बहरहाल कुछ टाइम के लिए स्टोमक के अंदर जब फूड पड़ा रहता है तो वो एक स्लाइमी लिक्विड सी अपीयरेंस देने लगता है और वो फूड इवेंचुअली चला जाता है इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन का ये वाला जो रीजन होता है इसे ड्यूओडेनम कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। उसकी वजह यह है कि इस रीजन के अंदर एक डक्ट ओपन होती है जो कि 2 ग्लैंड से सिक्रीशंस लेकर आती है। यानी ये हमारे पास पेनक्रियास आ गया, पेनक्रियास डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करता रहता है। सो ये जूसेस इस तरीके से होकर ड्यूओडेनम में रिलीज होते हैं। और ये आ गया गॉल ब्लैडर, जिसके अंदर लिवर से बनने वाले जूसेस स्टोर होते हैं और ये जूसेस भी इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन आते रहते हैं। ठीक है, सो ड्यूओडेनम बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टोमक से हमने देखा फूड आगे चला गया इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूओडेनम पोर्शन के अंदर जैसे ही फूड एंटर होता है तो ये वाला पोर्शन फूड को डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने के बाद इस पोर्शन के अंदर कुछ सेल्स होते हैं लाइनिंग के अंदर, उन सेल्स को कहा जाता है इंटेरो एंडोक्राइन सेल्स। इंटेरो एंडोक्राइन का मतलब होता है यानी गट, इंटेरो मीन गट एंड एंडोक्राइन यानी ऐसे सेल्स हैं जो कुछ हार्मोन सिक्रीट करेंगे। और हार्मोन्स, एंडोक्राइन सेल्स ऐसे होते हैं जो हार्मोन्स को डायरेक्टली इनटू द ब्लड शामिल करते हैं। अच्छा, ये हार्मोन्स ब्लड में शामिल होंगे और सीधा जाकर कुछ ऑर्गन्स पर असर डालेंगे। अच्छा, कौन कौन से हार्मोन्स इंटेरो एंडोक्राइन सिक्रीट करते हैं? सिक्रीटन हार्मोन्स को। सिक्रीटन हार्मोन्स इस तरीके से यहाँ पर सिक्रीट हो गया, ये सिक्रीटन हार्मोन ब्लड में शामिल हो गया है। ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो ये ब्लड में शामिल होकर ये हार्मोन चला जाता है सीधा लिवर के पास, सॉरी पेनक्रियास के पास। ठीक है, ये हार्मोन पेनक्रियास के पास जाता है और पेनक्रियास को बोलता है कि पेनक्रियास बाइकार्बोनेट आयन को रिलीज करे, HCO3 नेगेटिव। ठीक है, ये बाइकार्बोनेट्स आ जाते हैं। अच्छा, बाइकार्बोनेट आयंस का फंक्शन क्या होता है? क्योंकि जो काइम स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर हुआ है वो एसिडिक है और मैंने आपको बताया एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर एमाइलेज एंजाइम वर्क नहीं कर पाता। सो उस एमाइलेज एंजाइम को ऑप्टिमम पीएच प्रोवाइड करने के लिए जरूरी है कि कोई एसिड को न्यूट्रलाइज करने वाला सब्सटेंस रिलीज हो। तो पेनक्रियास बाइकार्बोनेट आयंस को जब रिलीज करता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ये बाइकार्बोनेट आयंस जब HCO3 यहाँ पर रिलीज होते हैं तो ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं और पीएच को 7 to 8 तक ले आते हैं।
अब ये पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है या फेवरेबल है पेनक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम के लिए कि वो कार्बोहाइड्रेट को अच्छे से तोड़ सके। सो यहाँ पर कुछ और सेल्स भी होते हैं जैसा कि इंटेरोएंडोक्राइन सेल्स ही होते हैं जो रिलीज करते हैं एक और किस्म का हार्मोन जिसे सीसीके कहा जाता है। तो ये सीसीके को रिलीज करते हैं, लेट्स से ये हार्मोन है। सीसीके हार्मोन से बनता क्या है ये मैं लिख लेता हूं, कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन को रिलीज करते हैं ये एंडोक्राइन के सेल। कोलिसिस्टो का मतलब होता है गॉल ब्लैडर और काइनिन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। सो बेसिकली ये हार्मोन्स चले जाते हैं इनटू द गॉल ब्लैडर और गॉल ब्लैडर को सिग्नल देते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट और इसके अंदर जो जूसेस हैं वो भी सिक्रीट हो जाते हैं इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, ये गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है बाइल और बाइल की सिक्रीशन इंपॉर्टेंट होती है लिपिड्स की ब्रेकडाउन के लिए, बट यहाँ पर हमारा बाइल के साथ कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन को स्टडी कर रहे हैं। तो फिर सीसीके का मैंने आपको क्यों बताया? सीसीके सिर्फ गॉल ब्लैडर को ही कॉन्ट्रैक्ट करने पर मजबूर नहीं करता बल्कि सीसीके फिर लिवर में भी जाता है। ठीक है, इसके डुअल फंक्शन है। लिवर में जाकर ये लिवर को पेनक्रियास में जाकर ये पेनक्रियास को सिग्नल देता है कि पेनक्रियाटिक एमाइलेज को सिक्रीट करे, एमाइलेज एंजाइम। और एमाइलेज एंजाइम आप नाम से समझ चुके होंगे, इसका काम है कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन करना। तो यहां पर पेनक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम आ जाता है। ये पेनक्रियाटिक एमाइलेज को आप पीएच भी मुनासिब मिल चुकी है, टाइम भी मिल चुका है। ये एमाइलेज एंजाइम क्या करेगा, ये जो पॉलीसैकेराइड्स हैं और ओलिगोसैकेराइड्स हैं इनको तोड़ देगा इनटू स्मॉल ओलिगोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली क्या होगा कि जो पॉलीसैकेराइड्स हैं ये टूट जाएंगे इनटू ओलिगोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स। ठीक है, अच्छा, ये जो ओलिगोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स हैं तो डाइसैकेराइड्स से मजीद नीचे तोड़ना पेनक्रियाटिक एमाइलेज का फंक्शन नहीं है, यानी एमाइलेज एंजाइम सिर्फ डाइसैकेराइड्स तक ही पॉलीसैकेराइड्स को तोड़ सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ सकता है। डाइसैकेराइड से मजीद मोनोसैकेराइड्स में तोड़ने की कैपेबिलिटी पेनक्रियाटिक एमाइलेज के पास नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर हम अगर देखें स्मॉल इंटेस्टाइन में तो पेनक्रियाटिक एमाइलेज ने डाइसैकेराइड्स बना दिए हैं, मोस्टली डाइसैकेराइड्स हैं। ठीक है, और कुछ ओलिगोसैकेराइड्स भी हैं। कौन कौन से डाइसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स हैं यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं, देखते हैं। यहाँ पर पॉलीसैकेराइड कन्वर्ट हो चुका है मोस्टली इनटू मेल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये डाइसैकेराइड्स हैं। ठीक है, फिर ओलिगोसैकेराइड्स में हमारे पास मेल्टोट्रायोज आ जाते हैं, डेक्स्ट्रेंस आ जाते हैं। सो मेल्टोज कॉम्बिनेशन होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, लैक्टोज कॉम्बिनेशन होता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, सुक्रोज कॉम्बिनेशन होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ऑल्दो लैक्टोज और सुक्रोज जो हैं ये एमाइलेज की डाइजेशन से नहीं बन रहे होते, ये जब हम ईट कर रहे होते हैं, जैसे शुरू में मैंने आपको बताया जब हम टेबल शुगर ईट करते हैं तो डाइसैकेराइड्स को भी ईट करते हैं, तो टेबल शुगर के अंदर आपको सुक्रोज मिलती है। ठीक है, हनी के अंदर सुक्रोज होता है। फिर हम जब डेयरी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो उसमें डाइसैकेराइड की फॉर्म में लैक्टोज प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जो ब्रेकडाउन के नतीजे में मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं ये मोस्टली ये तीन होते हैं, मेल्टोज होता है, मेल्टोट्रायोज होता है और डेक्स्ट्रेंस होते हैं। क्लियर है, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अगर आप इन मॉलिक्यूल्स को देखें तो ये प्योरली ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। माल्टोट्रायोज में 3 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, डेक्स्ट्रेंस के अंदर मल्टीपल, यानी ये ओलिगोसैकेराइड है, मल्टीपल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, बट डेक्स्ट्रेन के अंदर होता क्या है कि ये साइड चेन्स भी साथ में अटैच होती हैं। सो वन से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। सो डेक्स्ट्रेन को अगर मैं यहाँ पर आपको ड्रा करके बताऊँ तो लेट्स से ये हमारे पास एक डेक्स्ट्रेन आ चुका है। ठीक है, ये तो डेक्स्ट्रेंस इस तरीके से होते हैं, माल्टोट्रायज इस तरीके से होते हैं, 3 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, ये 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, और इसे अगर हम देखें तो इसमें 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इसमें भी 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इसके साथ एक हम कह सकते हैं कि जुड़ा हुआ है लैक्टोज का मॉलिक्यूल, और इसके साथ हम कह सकते हैं कि एक जुड़ा हुआ है फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल। कुछ इस तरीके से डाइसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स हमें इंटेस्टाइन के अंदर मिल चुके हैं। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल्स भी हमारे जो इंटेस्टाइनल सेल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। सो ज़रूरी है इन मॉलिक्यूल्स को मजीद मोनोसैकेराइड्स के अंदर तोड़ा जाए। सो मोनोसैकेराइड्स के अंदर तोड़ने के लिए हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो ब्रश बॉर्डर्स हैं, ठीक है, इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि इनके अंदर सेल्स होते हैं जिन्हें इंटेरोसाइट्स कहा जाता है। सो इन सेल्स को अंडरस्टैंड करवाने के लिए मैं एक छोटी सी और डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको चीज़ें मजीद आसानी से समझ आ जाएं। सो लेट्स से इस रीजन को मैं ज़रा जूम इन कर लेता हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के रीजन को। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने इसे थोड़ा सा जूम इन कर लिया
बहुत जूम इन नहीं किया। अच्छा, इन सेल्स में यहाँ पर अगर आप गौर करें तो इस तरीके से ग्रूव से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर से इस तरीके से होती है, ग्रूव से होते हैं। सो लेट्स से एक ग्रूव को हम जूम इन करते हैं, ऑल्दो इसके भी फर्दर छोटे ग्रूव्स होते हैं, लेकिन लेट्स से एक ग्रूव को हम जूम इन करते हैं और इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ठहरें, मैं दूसरे पेन से बनाता हूँ। अच्छा, तो ये एक ग्रूव मैंने ज़रा जूम इन कर लिया है। तो इस ग्रूव की लाइनिंग पर सेल्स मौजूद होते हैं इस तरीके से, ठीक है। मैं इन सेल्स को ड्रा करता जाता हूं। ये सेल्स आ गए, ठीक है। इसको एक को हमने जूम इन कर लिया है। अच्छा, ये जो सेल्स होते हैं ये लाइनिंग के सेल्स हैं। इन सेल्स को कहा जाता है इंटेरोसाइट्स। मोस्टली ये इंटेरोसाइट्स होते हैं। इंटेरोसाइट्स, और इन सेल्स का मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन। क्लियर है? अच्छा, इन्हीं सेल्स के अंदर कुछ इंटेरो एंडोक्राइन सेल्स भी होते हैं। यहां पर मैंने सीधा करके ड्रा कर रखे हैं, बट ये इस कॉम्बिनेशन में होते हैं। और इस कॉम्बिनेशन को जब हम जूम इन करते हैं तो ये इस कॉम्बिनेशन में यानी मल्टीपल सेल्स होते हैं, जिनमें ज्यादातर इंटेरोसाइट्स होते हैं और कुछ इंटेरो एंडोक्राइंस और कुछ बाकी सेल्स भी होते हैं जिनके अपने अपने फंक्शंस होते हैं। यहां पर जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बताता जाता हूं। क्लियर है? ओके। अब ये जो सेल्स मैंने ड्रा कर रखे हैं, इनको अगर हम गौर करते हैं तो इंटेरोसाइट्स के ऊपर भी इस तरीके से माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इस तरीके से ये छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं जिन्हें माइक्रोविलाई कहा जाता है। मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो होल स्ट्रक्चर मैंने ये ग्रूव सा बनाया है इसे कहा जाता है विलस। ये यहाँ पर मल्टीपल हैं तो इन्हें कहा जाता है प्लूरल में विलाई। ये एक विलस को मैंने जूम इन किया। उस विलस के ऊपर जो सेल्स मौजूद हैं जिन्हें इंटेरोसाइट्स कहा जाता है, उन सेल्स के ऊपर माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट हैं। तो इन माइक्रोविलाई की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पर ये क्या है, माइक्रोविलाई। इन माइक्रोविलाई की प्रेजेंस की वजह से इनकी लुक ब्रश की तरह लगती है। ब्रश बॉर्डर, अगर ब्रश का बॉर्डर आप देखें तो इस तरीके से दंदाने से हैं, ठीक है। तो इन्हें ब्रश बॉर्डर कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ और इन डिटेल भी मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पर अंदर कैपिलरीज का इस तरीके से जाल सा होता है, क्योंकि यहाँ से एब्जॉर्प्शन होनी है इनटू द ब्लड। तो इस तरीके से कैपिलरीज का जाल भी प्रेजेंट होता है। और सेंटर के अंदर आपको पता ही होगा कि लिम्फेटिक वेसल भी प्रेजेंट होती है, जिसे लैक्टील कहा जाता है। ये लिम्फेटिक वेसल आ गई, ठीक है, जिसके अंदर फैट्स की एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। बेसिकली करना क्या है कि यहाँ पर जो फूड की ब्रेकडाउन होनी है उनको इन विलाई के अंदर मौजूद एंटेरोसाइट्स के अंदर आना है, और एंटेरोसाइट से फिर ब्लड वेसल्स के अंदर चले जाना है, जो कि कैपिलरीज होती हैं। स्मॉलेस्ट सबसे पतली ब्लड वेसल्स होती हैं कैपिलरीज, विलस कैपिलरीज कहा जाता है। इस तरीके से होगा। यहाँ पर ये फूड है, ठीक है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट चुका है, ये इन विलाइज की सेल्स में आएगा, यानी यहाँ पर आया, सेल से फिर ये चला जाएगा इनटू द कैपिलरीज। क्लियर हो गया? इसी मैकेनिज्म को इस डायग्राम से हम समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का ल्यूमेन आ गया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, ल्यूमेन एरिया है, यानी अंदर का एरिया है स्मॉल इंटेस्टाइन के। ये लाइनिंग पर जो सेल हैं, ये एक सेल को मैंने जूम इन कर दिया। यहाँ पर इस सेल को मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, इंटेरोसाइट है। ये इंटेरोसाइट आ गया। अच्छा, इन सेल्स की जो ल्यूमेन वाली साइड है स्मॉल इंटेस्टाइन की, इस पर माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर मैंने ड्रा नहीं कर रखी क्योंकि फिर वो समझना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। माइक्रोविलाइज के साथ कुछ एंजाइम्स अटैच होते हैं, और ये एंजाइम्स क्या करते हैं, इन डाइसैकेराइड्स को तोड़ने का काम करते हैं। क्योंकि डाइसैकेराइड्स को एमाइलेज एंजाइम नहीं तोड़ पाता, इसलिए माइक्रोविलाइज के ऊपर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो अटैच होते हैं माइक्रोविलाई के साथ, और ये क्या करते हैं, ये एंजाइम्स तोड़ते हैं डाइसैकेराइड्स को इनटू मोनोसैकेराइड्स। और इनके ऊपर प्रेजेंट होने का ये भी फायदा है कि यहाँ पर ही ये मॉलिक्यूल्स टूटेंगे और यहाँ से ही इस सेल के अंदर ये चले जाएंगे। क्लियर हो गया? डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और इन एंजाइम्स के अटैच होने का एक फायदा ये भी होता है कि ये एंजाइम पूप के अंदर लॉस नहीं हो सकते, स्टूल्स के साथ जाया नहीं हो सकते, ठीक है। डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं। सुक्रेज एंजाइम होता है, मेल्टेज होता है, लैक्टेज एंजाइम होता है, डेक्स्ट्रिनेज होता है। ये एंजाइम्स डिफरेंट टाइप के डाइसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स को तोड़ते हैं। आइए समझते हैं। यहाँ पर
सक्रेज एंजाइम है जो सक्रोज को तोड़ेगा। सो सक्रोज किस चीज से मिलकर बना हुआ है? एक ग्लूकोज के यूनिट से मिलकर बना हुआ है, और इस ग्लूकोज के यूनिट के साथ अटैच है फ्रक्टोज का यूनिट जो मैंने रेड में ड्रा कर रखा है। सो ये दो यूनिट्स हैं, ठीक है, इनके साथ मिलकर बना हुआ है। फिर डेक्स्ट्रीनेज को अगर हम देखें तो डेक्स्ट्रीनेज ग्लूकोज की ब्रांचेस वाले मालिक्यूल को तोड़ता है, ठीक है। सो यहाँ पर डिफरेंट मालिक्यूल्स हैं इस तरीके से। अच्छा, फिर माल्टेज को अगर हम देखें तो माल्टेज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। सो माल्टेज एंजाइम ग्लूकोज की कौन सी फॉर्म को, सॉरी, डाइसैकेराइड की माल्टोज फॉर्म को तोड़ेगा, और फिर लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को तोड़ेगा। लैक्टोज कॉम्बिनेशन होता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। ओके, अब ये एंजाइम्स इसके साथ फिट होंगे और इनको दरमियान से तोड़ते जाएंगे, ठीक है, चॉप करते जाएंगे। सो हमारे पास मोनोसैकेराइड्स बन चुके हैं। तो अगर आप इन मोनोसैकेराइड्स को जरा गौर करें तो इसमें ज्यादातर क्या हैं? ग्लूकोज हैं, ग्लूकोज के मालिक्यूल ज्यादातर बने हुए हैं, और कुछ फ्रक्टोज के मालिक्यूल्स भी हैं और कुछ ग्लैक्टोज के मालिक्यूल्स भी हैं। सो सक्रेज एंजाइम ने सक्रोज को तोड़ा, डेक्स्ट्रीनेज एंजाइम ने डेक्स्ट्रिन्स को तोड़ा, माल्टेज एंजाइम ने माल्टोज को तोड़ा और साथ में माल्टो ट्रायोज को भी तोड़ा, और लैक्टेज एंजाइम ने लैक्टोज मालिक्यूल्स को तोड़ा। सो जितने भी डाइसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स थे अब वो अपने मोनोसैकेराइड्स में टूट चुके हैं। अब मेन फंक्शन आना है एब्जॉर्प्शन का। सो डाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब प्रोसेस स्टार्ट होगा एब्जॉर्प्शन का। सो होता क्या है कि इन सेल्स में कुछ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करती हैं स्पेसिफिक टाइप के मॉलिक्यूल्स को। जैसा कि ये जो फ्रक्टोज है, इसे मैं एफ से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये फ्रक्टोज एक ट्रांसपोर्टर है जिसे GLUT5 ट्रांसपोर्टर कहा जाता है, या GLUT5 भी बोला जाता है, जो कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5 है, ठीक है। ये फ्रक्टोज सिर्फ इसी रास्ते से सेल के अंदर एंटर हो सकता है। तो यहां पर आ चुका है फ्रक्टोज। क्लियर हो गया? ओके, फ्रक्टोज तो GLUT5 से इंटर हो चुका है। अब ये जो ग्लूकोज हैं और ग्लैक्टोज हैं, इनको इंटर होने के लिए एक और ट्रांसपोर्टर होता है जिसे सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर कहा जाता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये क्या है? सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है। अच्छा, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, इसका मतलब यह है कि ये सोडियम को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा। सो इस सेल की अपोजिट साइड पर एक और ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है जिसे सोडियम पोटेशियम एटीपेज कहा जाता है। सोडियम पोटेशियम एटीपेज क्या करता है? एक्टिवली, यानी विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, सोडियम आयंस को, 3 सोडियम आयंस को बाहर भेजता है, 3 सोडियम आयंस को बाहर भेजता है, और बाहर से 2 पोटेशियम आयंस को अंदर लेकर आता है, 2 पोटेशियम आयंस को अंदर लेकर आता है। तो आप देख पा रहे हैं सोडियम आयंस ज्यादा बाहर जा रहे हैं, पोटेशियम आयंस कम अंदर आ रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर सोडियम आयंस की डेफिशिएंसी हो जाती है। सो उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए यहाँ ल्यूमेन में जो सोडियम आयंस होते हैं, इनको ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन क्या करती है? अंदर लेकर आती है। अच्छा, जैसे ही ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन सोडियम आयंस के लिए अपना रास्ता ओपन करती है, तो इसी रास्ते से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स भी अंदर आना शुरू हो जाते हैं, और साथ में ग्लैक्टोज के मॉलिक्यूल्स भी अंदर आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये ग्लूकोज के जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो भी अंदर आ जाते हैं, और साथ में ग्लैक्टोज के मॉलिक्यूल्स भी अंदर आ जाते हैं। ब्लैक कलर में मैंने ग्लैक्टोज को ड्रा कर रखा है, सो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ये GAL है, और ये हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, और साथ में सोडियम आयंस भी अंदर आ रहे हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, अब सेल के अंदर ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ग्लैक्टोज की एंट्री हो चुकी है एंटेरोसाइट्स के अंदर। अब ये एंट्री होने के बाद अब इन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करना है इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। तो एक और ट्रांसपोर्टर होता है जो कि इसके अपोजिट साइड पर डेफिनेटली यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। ये ट्रांसपोर्टर है GLUT2, यानी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर नंबर 2। सो ये फ्रक्टोज को भी रिसीव कर सकता है, ग्लैक्टोज को भी रिसीव कर सकता है, ग्लूकोज को भी रिसीव कर सकता है। सो इन तीनों मॉलिक्यूल्स को ये ट्रांसफर कर देता है यहां से निकालकर इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब ब्लड स्ट्रीम के अंदर मोनोसैकेराइड शामिल हो चुके हैं, तो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है? सो होपफुली मैंने ईच एंड एवरीथिंग क्लियरली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब क्विकली रिव्यू कर लेते हैं ताकि चीज़ें मजीद दोबारा से पक्की हो जाएं, ठीक है। यहाँ पर मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़रा अलग तरीके से ड्रा कर रखा था। मैंने आपको बताया जब हम माउथ यानी बकल कैविटी के अंदर फूड को लेते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स के पॉलीसैकेराइड की फॉर्म प्रेजेंट होती है जिसमें स्टार्च और ग्लाइकोजन होते हैं।
सेलुलोज को हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, उसमें ज़रा डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग होती है जिसके लिए हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। बट स्टार्च एंड ग्लाइकोजन को हमारी बॉडी तोड़ सकती है इनटू मोनोसैकेराइड्स, जिस प्रोसेस को डाइजेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर माउथ से ही एमाइलेज एंजाइम आकर पॉलीसैकेराइड्स को तोड़ना शुरू कर देता है। फिर ये पॉलीसैकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट स्टोमक के अंदर जाते हैं, स्टोमक में डाइजेशन नहीं होती, स्टोमक से चले जाते हैं इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जैसे ही जाते हैं कुछ हार्मोन्स अपना फंक्शन करते हैं, जैसे सिक्रीटन हार्मोन जो कि पेनक्रियास को बाइकार्बोनेट आयन सेंड करने के लिए भेजता है ताकि यहाँ पर पीएच ऑप्टिमम हो सके, एसिडिक पीएच ना रहे, क्योंकि एमाइलेज एंजाइम ने सिक्रीट होना है जो कि बाय द रिलीजेज ऑफ सीसीके हार्मोन से रिलीज होता है। यानी ये सीसीके हार्मोन पेनक्रियास को सिग्नल देते हैं और पेनक्रियाटिक एमाइलेज सिक्रीट होता है। पेनक्रियाटिक एमाइलेज फिर क्या करता है, ऑप्टिमम पीएच वाली एनवायरनमेंट के अंदर पॉलीसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स को इनटू डाइसैकेराइड्स तोड़ने की कोशिश करते हैं, आल्दो कुछ ओलिगोसैकेराइड्स भी बने होते हैं। अच्छा, ये जो ओलिगोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स होते हैं इनको मजीद एमाइलेज एंजाइम नहीं तोड़ पाता। इनको तोड़ने के लिए ब्रश बॉर्डर पर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें जो डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो कि इन मॉलिक्यूल्स को इनटू मोनोसैकेराइड तोड़ सकते हैं। जैसे कि कुछ एंजाइम्स होते हैं सक्रेज, और ये सक्रेज एंजाइम क्या करता है, सुक्रोज को तोड़ता है। डेक्स्ट्रिनेज एंजाइम होता है, इसे आइसोमाल्टेज एंजाइम भी कहा जाता है, ये तोड़ता है माल्टोट्राइएज को डेक्स्ट्रिन्स को तोड़ता है, ठीक है, यानी जो ब्रांचेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें तोड़ता है। फिर माल्टेज एंजाइम क्या करता है, माल्टोज और माल्टोट्राइओज को तोड़ता है। फिर लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को तोड़ता है। सो ये सारे मॉलिक्यूल्स इनटू मोनोसैकेराइड्स टूट जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो डाइजेशन के नतीजे में मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस होते हैं, इनको इंटेरोसाइट्स के अंदर एंटर करवाना है। तो इंटेरोसाइट्स के अंदर एंटर करवाने के लिए कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, जिसमें GLUT5 होता है, और GLUT5 क्या करता है, सिर्फ फ्रक्टोज को ट्रांसपोर्ट करता है इनटू द इंटेरोसाइट्स, जबकि एक सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है जो सोडियम की मदद से ग्लूकोज और ग्लैक्टोज को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं इनटू द इंटेरोसाइट्स। तो यहाँ पर अंदर फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज इंटर हो चुके हैं। अब ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये इंटर हो जाते हैं थ्रू अ स्पेशल ट्रांसपोर्टर GLUT2 इनटू द ब्लड स्ट्रीम। सो दूसरी साइड से यहाँ से ये लीव करते हैं और यहाँ से ये चले जाते हैं इनटू द ब्लड स्ट्रीम। सो ये एक कंप्लीट मैकेनिज्म था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लूकोज जब ब्लड में शामिल होता है तो सेल्स में जाता है, वहाँ पर एनर्जी के लिए यूज़ होता है, जिसे हम ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म में स्टडी करते रहते हैं, रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।